अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है वो स्पेसिफिक लीफ एक्ट का हमने टॉपिक शुरू किया है। इससे पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक लीफ एक्ट का जो इंट्रोडक्शन और सेक्शन 7 तक जो है वो स्टडी किया था। आज हमने इस लेक्चर में देखना है कि जो सेक्शन 8 है स्पेसिफिक लीफ एक्ट का, ये क्या हमें बताता है। हमने आज सेक्शन 8 को स्टडी करना है स्पेसिफिक लीफ एक्ट के। देखिए, हमने जो सेक्शन 5 जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो रिलीफ जो ग्रांट किए जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वो 5 किस्म के डिफरेंट रिलीफ थे। ठीक है, उसमें अगर आप देखिए तो सेक्शन 5A जो है ये पोजेसिव रिलीफ का जो है एक हमें एक मॉड है जो हमें स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। असल में हमारा जो आज का मेन फोकस है वो इसी पे है, पोजेसिव रिलीफ पे। अब पोजेसिव रिलीफ क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। पोजेसिव रिलीफ एक्चुअली आपकी किसी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, आपको उसका वापस मिल जाना, आपको उसकी पोजेशन का वापस मिल जाना पोजेसिव रिलीफ कहलाता है। अब इसके चैप्टर के देखिए हमारे पास 2 हिस्से बनेंगे। हमारे पास इसके 2 सेक्शन हैं, 2 हिस्से। एक हमारे पास है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करेगा और दूसरा इमूवेबल से। पहले हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन 8 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। हमारे जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो है दोनों पोजेसिव रिलीफ से रिलेट करते हैं। क्रॉस रेफरेंस की अगर आप बात करें तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 25 ऑफ जनरल क्लास एक्ट हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को बताएगा, और सेक्शन 3 का जो शेड्यूल है उसका आर्टिकल 142 और 144 हमें इसके लिमिटेशन पीरियड के बारे में जो हमें उसका पता चलेगा। स्पेसिफिक रिलीफ की डेफिनेशन को या उसकी स्टेटमेंट को, उसके मीनिंग को हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा रिलीफ है कि जिसमें जो आपने ऑब्लिगेशन थी उसको एज इट इज़ फुलफिल करना होता है, वो आपका पोजेसिव रिलीफ होता है। अच्छा, अब देखिए इसमें हमारे पास 2 हिस्से हैं इसके, एक है सेक्शन 8 और दूसरा सेक्शन 9। सेक्शन 8 जो है ये असल में इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, और इसमें हमारे पास याद रखिएगा कि टाइटल का होना ज़रूरी है। सेक्शन 9 में हम विदाउट टाइटल जाते हैं, सेक्शन 8 में हम विद टाइटल जाते हैं। अब सबसे पहले ज़रा इस सेक्शन को हम ज़रा रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। आपने हर सेक्शन को रीड जरूर करना है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure 1908। अब देखिए इसमें मैंने कुछ पॉइंट जो थे वो अंडरलाइन किए। इन टाइटल, स्पेसिफिक, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। असल में यही हमने जो है 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। डेफिनेशन का मैंने बताया, जनरल क्लास एक्ट बताएगा, और लिमिटेशन जो है एक्ट हमें इसका बताया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेक्शन की प्री रिक्विजिशन क्या है, कब ये सेक्शन जो है वो अप्लाई हो सकेगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए आपके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। उस प्रॉपर्टी को आप स्पेसिफाई करेंगे कि वो स्पेसिफाई, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपने एक डिस्प्यूट है, आपने किसी से एक घर की पोजीशन लेनी है। अगर आप उस घर की पोजीशन लेना चाह रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा ये घर कहाँ पे है, किस ब्लॉक में है, किस स्ट्रीट में है, उसका नंबर क्या है, उसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड है या रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, व्हाटएवर, उस प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सूट फाइल कर दीजिए कि मुझे मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वापस चाहिए। नो, इट मस्ट बी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल होनी चाहिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 3 सब सेक्शन 25 और जनरल क्लास एक्ट डिफाइन करता है। एनी लैंड, एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम दैट लैंड, एनी थिंग्स that are attached to the land, और लास्ट वन थिंग्स परमानेंटली फास्ट इनटू द अर्थ। ये सारी चीज़ें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं।
अब आ जाएगी नंबर 3 इंटाइटलमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज इंटाइटलमेंट। इंटाइटलमेंट क्या होती है? असल में अगर देखा जाए तो सेक्शन 8 सारा इसी पे बेस करता है, इंटाइटलमेंट पे बेस करता है। सेक्शन 8 का जो मेन कोर है वो इंटाइटलमेंट है। अब इंटाइटलमेंट या इंटाइटलशिप आती कैसे है, किस तरह से एक पर्सन जो है वो क्लेम करेगा कि वो उस चीज़ का इंटाइटल्ड है। इसके लिए देखिए ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इंटाइटल जो है वो इंटाइटलशिप क्रिएट की जा सकती है। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट। आपने किसी से कोई घर ख़रीदा, आपने पेमेंट कर दी, लेकिन वो शख्स आपको अब उस घर की पोजेसन नहीं दे रहा। It mean now you will file a suit under section 8 on the basis of the कॉन्ट्रैक्ट, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप इंटाइटल हो चुके थे उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है जी। नंबर 2 पे देखिए इनहेरिटेंस से भी आ सकती है। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस में विरासती जायदाद, विरासती जायदाद से भी आप किसी एक प्रॉपर्टी में अपने जो है पोजेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 8। फॉर एग्जांपल 3 भाई हैं, उनमें से एक भाई जो है वो फर्ज कर लें इंग्लैंड में रहता है। अब जब प्रॉपर्टी की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो 2 भाई जो है घर में रह रहे हैं। अब तीसरा भाई जब आता है तो वो बेचारा किराए पे अपना एक मकान ले रहा है, उधर रहता है। अब अगर वो उसको फ़र्ज़ कर लें, अब एक मकान जो है उसकी वैल्यू, एक घर की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, तो अब अगर देखा जाए तो वो 3 करोड़ में से 1 करोड़ की मालियत का वो मालिक है। देखिए अब पहले तो वो इनहेरिटेंस की बेस पे उसकी पोजीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है कि मुझे भी इसकी पोजीशन चाहिए, मुझे भी इस घर में रहना है, कि तो उसकी एक फंडामेंटल राइट बनता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर वो सपोज कर ले उसको वो इनहेरिटेंस बेस पे डिवाइड करना चाहे प्रॉपर्टी को, तो वो भी किया जा सकता है। वो दोनों भाई जो हैं वो उसको पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सूट अंडर सेक्शन 8 कैन बी फाइल। इस तरह से अगर प्रिस्क्रिप्शन की बात करें, अच्छा प्रिस्क्रिप्शन जो है इसको मैं आगे अभी आपको जाके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ज़रा देख लीजिए। और 4th वन है पोजेशन वेयर नो प्रेफरेबल टाइटल इज शोन। इन दोनों चीज़ों का मैं आगे जाके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए प्रिस्क्रिप्शन का मीनिंग है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉन पोजेसरी इंटरेस्ट इन लैंड थ्रू अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड। आप एक जगह को, एक लैंड को एक बहुत लंबे अरसे तक जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप उसके इंटाइटल हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन एक किस्म से ईजमेंट का एक जो है वो एक वे है। इसमें होता ये है कि आप किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के राइट में आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है एडवर्स पोजेशन और एक परमिसिव पोजेशन। इनको ज़रा समझिएगा। देखिए आपने एक पर्सन है सी, वो अपने घर की पोजेशन जो है वो डी को दे देता है और ख़ुद वो फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। अब 2 साल के बाद वो पर्सन जब वापस आएगा और वो सी को, डी को कहता है कि वो उसे उसका घर वापस कर दे। अब सी उसको उसका घर वापस नहीं कर रहा। देखिए अब यहाँ पे शुरू में जो 2 साल तक रहने का जो एक उसके पास जो एक जिससे कह लिए रिलीफ था, या जो उसको ये जो एक परमिशन थी, दैट वाज परमिसिव पोजेशन, दैट वाज परमिसिव पोजेशन। अब वो सी उसे कहता है कि वो घर उसको वापस दिया जाए, ठीक है। अब अगर वो वहाँ पे रह रहा है, दिस इज़ नाउ एडवर्स पोजेशन। अब ये तो पोजेशन थी, ये एडवर्स पोजेशन हो गई है, और जो सी है वो अंडर सेक्शन 8 क्लेम कर सकता है कि उसकी ये पोजेशन जो है वो रिकवर हो जाए। अब मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। इसका जो लास्ट पॉइंट है सेक्शन 8 का, द मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द CPC, मतलब ये है कि इस सेक्शन को जो अप्लाई किया जाएगा, ये सेक्शन पे जो अमल होगा वो जो प्रोसीजर है वो वही होगा जो CPC में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बताया गया है। और इसमें हम इसका ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 जो है वो यूज़ करते हैं। इस प्रोसीजर पे हम ये केस जो है वो फाइल करेंगे। अब देखिए इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में आपने एक सूट फाइल करना है अंडर सेक्शन 8।
डिग्री गेन करेंगे और फिर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक रेगुलर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, आप देखें जहाँ तक इसकी लिमिटेशन पीरियड की बात है तो इसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 12 ईयर तक होता है। जैसे अगर फर्ज कर लें, जब पिछली एग्जांपल को मैं अगर देखता हूँ कि अगर क्लेमेंट जो है वो 2 साल के बाद आता है, अब यहाँ से उसका लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है और ये 12 ईयर तक जो है ये रहता है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन 8 कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर मज़ीद जो है आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेक्शन 9 जो है वो डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।